ज्वालामुखी पर्वत अथवा संघृत पर्वत। तो ज्वालामुखी पर्वत या संघृत पर्वत कैसे बनते हैं, तो आइए हम जानते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है, कैसे बनता है। धरातल के या भूतल के ऊपरी भाग पर जब मिट्टी, मलबा, लावा आदि के निरंतर जमा होते रहने से निर्मित पर्वतों को संघृत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। सबसे पहले धरातल पर इनका जो आकार होता है वो छोटे छोटे टीलों के समान होता है, लेकिन लगातार जमा होते रहने से इनका आकार बढ़ता जाता है या बड़ा होता जाता है। वास्तव में ज्वालामुखी के उद्गार से निकला लावा, विखंडित पदार्थ तथा राखचूर्ण आदि के क्रमबद्ध अथवा असंबद्ध संग्रह के फलस्वरूप संघृत पर्वतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, इसीलिए इन्हें ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। ज्वालामुखी निर्मित विभिन्न प्रकार के शंख इस प्रकार के पर्वत होते हैं। मिश्रित शंकुओं वाले ज्वालामुखी पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे, सबसे विस्तृत तथा सबसे अधिक सुडौल ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के सस्ता हुड रेनियर, ये पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। इसी प्रकार से फिलीपाइंस में मेयान ज्वालामुखी पर्वत, मेयान ज्वालामुखी पर्वत और जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा पर्वत ये संघृत या ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। इसी प्रकार आप दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर, एक देश है, इक्वेडोर में कुल मिला के लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत हैं, लेकिन इनमें से 15 ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनकी ऊंचाई 4572 मीटर है। 4572 मीटर है। और विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये इक्वाडोर में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 5791, लगभग 5791 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, ज्वालामुखी पर्वतों का जो ढाल होता है, ज्वालामुखी पर्वतों का जो ढाल है वो मुख्य रूप से लावा के स्वभाव तथा विखंडित पदार्थों की मात्रा पर आधारित होता है। यदि शंकु का निर्माण गाढ़े लावा से होता है तो पर्वतों का ढाल तीव्र होता है। अगर शंकु का निर्माण पतले लावा से होता है तो पर्वतों का जो ढाल होता है वो मंद होता है। क्योंकि ज्वालामुखी की क्रिया जब होती है तो ज्वालामुखी क्रिया या उद्भेदन से निकलने वाला जो मैग्मा होता है वो गाढ़े पदार्थ वाला भी होता है और तरल पदार्थ वाला भी होता है। जो गाढ़ा होता है वो धरातल के ऊपर ज्यों ही आता है वो जम जाता है, यानी कि धरातल पर फैलता नहीं, पिघल नहीं पाता है। इसीलिए ज्वालामुखी पर्वतों का जो ढाल है वो लावा के स्वभाव और विखंडित पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ये रहा ज्वालामुखी पर्वत या संघृत पर्वत। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे भूकंप। अगला जो टॉपिक है भूकंप एवं भूकंप विज्ञान।
तो भूकंप क्या है? आप सभी लोग जानते हैं भूकंप क्या है। भूकंप हमारी जैसे साधारण भाषा में हम कह सकते हैं पृथ्वी का अचानक हिलना डुलना ही भूकंप है। भू और कंप, भू माने पृथ्वी, कंप माने हिलना या कांप उठना। हमारी पृथ्वी का अचानक कांप उठना ही भूकंप है। भूकंप भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली शक्तियों में भूकंप एक महत्वपूर्ण घटना है। मानव जगत के लिए ये एक हृदय विदारक विनाशकारी घटना है, जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में प्रभावित क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। साधारण अर्थ में भूकंप वह घटना है जिसके द्वारा भूपटल में हलचल पैदा हो जाती है और कंपन होने लगता है। पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाली किसी भी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक या अकस्मात कांप उठता है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। अर्थात जब किसी ज्ञात अथवा अज्ञात बाह्य अथवा आंतरिक कारणों से हमारी पृथ्वी या कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र कंपन पैदा हो जाता है या पैदा हो जाती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप एक आकस्मिक अंतर्जात प्रक्रिया है जिसके कारण पृथ्वी के भूपटल में तीव्र कंपन पैदा हो जाता है। भूकंप में जो कंपन होता है वो तरंगों के रूप में होता है जो अपने उद्गम केंद्र से चारों तरफ की ओर फैलती हैं। जब यही भूकंपीय तरंगे धरातल के संस्तरों या स्तरों से होकर गुजरती है तो भूपटल में या धरातल में हिलने डुलने की क्रिया का अनुभव होने लगता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे भूकंप धरातल के परक्रम अथवा कंप होते हैं जो मानव से असंबंधित क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये जो परिभाषा है प्रोफेसर सैलिसबरी के अनुसार। पहली परिभाषा है प्रोफेसर सैलिसबरी के अनुसार। अगली परिभाषा है भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन अथवा गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। ये परिभाषा है एन स्ट्रालर मैकेलवेन। तीसरी परिभाषा है भूकंप धरातल का एकाएक क्षणिक अथवा क्रमिक कंपन है जिसकी उत्पत्ति सीमित क्षेत्र में होती है और यहाँ से हर दिशा की ओर फैलाव होता है। ये परिभाषा है बेंजामिन एफ हाबेल। ये रहा हमारा भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप की परिभाषा। इसमें आप भूकंप के बारे में एक चीज और देखे होंगे या हम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है भूकंप मूल और भूकंप अधिकेंद्र क्या है, भूकंपीय लहरें क्या होती हैं। तो हम जानेंगे भूकंप मूल क्या होता है और इसे भूकंप मूल किसे कहते हैं। भूकंप मूल को हम फोकस या उद्गम केंद्र भी कह सकते हैं। तो धरातल के नीचे यानी कि धरातल के अंदर जहां पर सबसे पहले या सर्वप्रथम भूकंप
की जो कंपन होती है या भूकंप की उत्पत्ति होती है धरातल के नीचे, उस स्थान को हम कहते हैं भूकंप मूल या फोकस। धरातल के नीचे सर्वप्रथम जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको हम भूकंप मूल या उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। दूसरा है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र को हम एपिसेंटर भी कहते हैं। तो भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है, भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है उसको हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। या सबसे पहले अनुभव होने वाली भूकंपीय लहरों के स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर। और इसमें भूकंप की तरंगें, पृथ्वी में जो लहरें भूकंप के समय पैदा होती हैं उनको हम भूकंपीय लहरों के नाम से जानते हैं। जैसे ये आपका धरातल हो गया, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे पहले जहां पर कंपन होता है उसी को हम भूकंप मूल कहते हैं या उद्गम केंद्र। जहां से भूकंपीय लहरें पृथ्वी के नीचे से उत्पन्न होती हैं उसको हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है यहाँ पर जहां लहरें उत्पन्न होती हैं उसको हम अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। और पृथ्वी में जो लहरें भूकंप के समय पैदा होती हैं उनको हम भूकंपीय लहरों या तरंगों के नाम से जानते हैं। अब इसमें आपका आता है भूकंप के कारण। भूकंप के कारण भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, इसके कई कारण हैं। किन कारणों से भूकंप आता है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है भूपटल भ्रंश। भूपटल भ्रंश में क्या है, भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टानों में तनाव तथा संपीड़न उत्पन्न हो जाता। भूगर्भिक हलचलें या प्लेट टेक्टोनिक हलचलों के कारण चट्टानों में तनाव या संपीड़न उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से भूपटल में या धरातल में भ्रंश तथा बलन बनते हैं। तो आप भ्रंश कैसे बनता है और बलन, भ्रंश में क्या होता है, भ्रंश कैसे बनता है, जब बल दो विपरीत दिशाओं की तरफ कार्य करता है। जैसे बल अगर लगाया जाए, दोनों बल विपरीत दिशा में जब बल कार्य करता है तो उसको वहां पर भ्रंशन की क्रिया होती है। भ्रंशन का मतलब होता है जब बल दो विपरीत दिशा से काम करता है तो चट्टाने में खिंचाव या तनाव होता है। भ्रंशन के कारण चट्टानों में तनाव होता है, जिसके कारण चट्टाने टूट जाती हैं और दरार बन जाती हैं। जब दरार बनती है, चट्टाने टूटती हैं तो धरातल पर कंपन होता है। दूसरा है बलन। बलन में क्या होता है, जब बल दो विपरीत दिशाओं से आमने सामने कार्य करता है। जैसे इस तरफ से अगर दबाव डाला जाए तो चट्टानों में मोड़ पड़ जाता है, तो उस समय उस क्रिया के परिणाम स्वरूप भूकंप के झटके आते हैं। तो पहला कारण है भूपटल भ्रंश। दूसरा है भू संतुलन के कारण भूकंप। भू संतुलन के कारण भू संतुलन के कारण भूकंप कैसे आता है, धरातल के विभिन्न स्थल रूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, सागर तली आदि सभी संतुलित अवस्था में हैं या स्थिर रहते हैं, लेकिन अनाच्छादन के कारण पर्वतीय भाग की जो चट्टाने हैं उन चट्टाने
कट छटकर जब वह चट्टानें टूटती हैं, अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा पर्वतीय भाग की चट्टानें जब टूटती हैं तो टूटा हुआ जो पदार्थ होता है वो नदियों के माध्यम से बहाकर सागर की तली में जमा किया जाता है, तथा जब सागर की तली में जमा किया जाता है तो वहां पर असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे और जब समुद्र तल में जमा किया जाता है तो समुद्र तल में भार बढ़ने से चट्टानें दबती हैं। समुद्र की जो तली है जब अवसाद उसमें जमा होता है तो चट्टानों का भार बढ़ता है। भार बढ़ने से चट्टानें दबती हैं तो दूसरी तरफ पर्वत ऊपर उड़ते हैं और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर संतुलन स्थापित होने लगता है। इन दो क्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर भूकंप आते हैं। जैसे एक उदाहरण, जैसे तराजू के एक पड़ले पर अगर हम कोई भारी पदार्थ रखते हैं तो जिस पड़े पर हम पदार्थ रखते हैं वो पड़ा तराजू का नीचे दब जाता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है। तो इसी तरीके से इस क्रिया के द्वारा यानी कि भू संतुलन के कारण भी भूकंप के झटके आते हैं। तीसरा है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के विस्फोट, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले जो भी पदार्थ मटेरियल होते हैं, चाहे गैस, लावा, मैग्मा, विखंडित पदार्थ, पृथ्वी के अंदर से जब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो ये सारे पदार्थ पृथ्वी के अंदर से चट्टानों के नीचे से पृथ्वी के अंदर से धरातल पर धक्का देती हैं। धक्का देने से क्या हो, जब धक्का देती हैं तो पृथ्वी के धरातल पर कंपन महसूस होती है। इससे इस क्रिया के द्वारा भी भूकंप के झटके आते हैं इसके कारण। अगला है रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। रीड का प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। रीड महोदय का ये जो सिद्धांत है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसको रीड महोदय ने बताया था ये सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर जैसे धरातल के आधा स्तर सबस्ट्रेटम की जो चट्टानें हैं वो लचीली होती हैं। उन चट्टानों पर जब तनाव होता है, जो चट्टानें लचीली होती हैं, अगर उन पर तनाव होता है तो वो चट्टानें खिंचती हैं, लेकिन तनाव की एक सीमा होती है। अगर उस सीमा से ज्यादा किसी वस्तु पर अगर आप दबाव डालें या खिंचाव किया जाए तो चट्टानें अपने आप टूट जाती हैं। टूटने के बाद वो चट्टानें अपने उसी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती हैं। जब ये चट्टानें पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती हैं तो एक कंपन होता है, टूटता है तब भी कंपन होता है, अपनी पूर्व अवस्था में आती हैं तो भी कंपन होता है, जिससे भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप जैसे कोई अगर रबड़ है, अगर उसको आप रबड़ को पूरा खींचिए तो जब खींचेंगे, खींचने का मतलब तनाव, टाइट करेंगे तो वो खींचेगी, तो उसमें भी एक सीमा होती है खींचने की। अगर उससे ज्यादा आप खींचेंगे तो वो रबड़ टूट जाएगी। टूटने के बाद तुरंत वापस उसी अपनी पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगी। अगला पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक गैसें। पृथ्वी की आंतरिक गैसें पृथ्वी के
आंतरिक भाग में जब जल प्रवेश कर जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय हमारी पृथ्वी तप्त एवं गैसीय अवस्था में थी। आज भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो काफी गर्म है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब धरातल से जल अंदर प्रवेश कर जाता है, जब वहां पहुंचता है तो तापमान के कारण वो जल भाप में बदल जाता है और पृथ्वी के अंदर भी तमाम गैसें विद्यमान रहती हैं। वह गैसें बाहर निकलने का प्रयास करती हैं और पृथ्वी के नीचे से धक्के देती हैं, जिससे धरातल के ऊपरी हिस्से पर कंपन महसूस होती है और भूकंप के झटके आते हैं। अगला है झील या जलाशय के जलभार से झील या जलाशय के जलभार से उत्पन्न भूकंप इसमें क्या है, जब नदियां बांध हो या नदी हो या जलाशय में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो नीचे की चट्टानें उस भार को सहन नहीं कर पाती, जैसे चाहे नदी हो या बांध हो या कोई जलाशय हो। जब उस जलाशय, नदी या बांध में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस जलाशय के नीचे की जो चट्टानें हैं उस भार को सहन नहीं कर पाती हैं तथा उनमें संतुलन पैदा हो जाता है तथा वह इधर उधर, जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो तब वह चट्टानें इधर उधर खिसकने लगती हैं और जब चट्टानें खिसकती हैं तो धरातल पर कंपन होता है। इस कारण से भी भूकंप आते हैं। जैसे 11 दिसंबर 1967 को कोयना में जो भूकंप आया था इसका महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, जो कोयना बांध से लगभग 51 किलोमीटर दूर स्थित था। तो ये रहा भूकंप